हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुण अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे और जानेंगे। एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ धातुओं के नाम याद कर लेते हैं एक बार फिर से, और उनके संकेत भी। जैसे कि एल्यूमिनियम नाम है और संकेत हो गया Al। कॉपर धातु है Cu, संकेत है। सोडियम धातु है Na, संकेत है। पोटेशियम धातु है K, संकेत है। कैल्शियम धातु है Ca, संकेत हो गया। इसी प्रकार से Zn जिंक हो गया। Mg से मैग्नीशियम हो गया। Mn से मैंगनीज हो गया। और कुछ धातुओं के नाम, जैसे हम Fe से आयरन लोहा, Pb से लेड हो गया, और Ag सिल्वर यानी कि चांदी हो गई Ag, और Au से हो गया गोल्ड और यानी कि सोना हो गया। और ऐसे अन्य धातुओं के नाम भी अगर आपको याद हो तो वो ज़रूर याद रखें, और उनके संकेतों को भी, ताकि हम अभिक्रियाओं को समझ सकें। और शुरू करते हैं पहली अभिक्रिया के साथ, जिसका नाम है धातुओं का वायु में दहन। और वायु का अर्थ है कि सारी गैसें नहीं, वायु में जो अभिक्रियाशील गैस है ऑक्सीजन, बस उसी के साथ अभिक्रिया करनी है। और ऐसे में लगभग सभी धातुएं, लगभग सभी यानी कि कुछ धातुएं नहीं भी ये करती हैं अभिक्रिया, तो कुछ लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपने संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं धातु जोड़ ऑक्सीजन, ये इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, धातु ऑक्साइड। और ये कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि एक धातु है मैग्नीशियम, अगर हम इसका ऑक्सीजन में दहन करें, मैग्नीशियम रिबन, इसका फीता जो है, यह ऑक्सीजन में जलता है, और जलने के बाद यह चूर्ण के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर इच्छा हो संतुलित करने की तो हम कर सकते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन, तो हम 2 ऑक्सीजन कर देते हैं। अब मैग्नीशियम 2 हो गया तो हम बाएं तरफ भी 2 लिखकर इस अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। उसी प्रकार कॉपर एक धातु है और यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और कॉपर ऑक्साइड बनता है। और इस कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं, और इसका रंग हो गया काला। तो अगर हम कहीं पर कुछ धातु ऑक्साइड या किसी भी रासायनिक पदार्थ का रंग पढ़ रहे हैं ना, वो भी हमें ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगर हम अभिक्रिया देखें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और यह क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3। जिंक एक धातु है, यह भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। हम चाहें तो यहाँ पर पहली अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। कैसे, एल्यूमिनियम दाईं तरफ 2 है ना, बाईं तरफ भी हम 2 लिख देंगे, तो एल्यूमिनियम बराबर हो गया यहाँ पर। लेकिन अभी गड़बड़ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है ना वो बराबर नहीं है। तो जब हम संतुलित करते हैं ना, तो कई बार हमें लिखी हुई संख्याओं को ना बदलना भी पड़ सकता है। यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं जिससे ये समझ में आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर है 3 ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ जो है ना 2 ऑक्सीजन, इन दोनों के लिए कॉमन नंबर क्या हो जाएगा, 6। यानी कि अगर हम 3 के सामने 2 लिखे ना तो 6 हो जाएगा, और 2 के सामने 3 लिखें तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम की संख्या कितनी हो गई, 4। तो अब ये 2 सही नहीं है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4। और इस प्रकार से यह जो है अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। अब ये जो धातु ऑक्साइडों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड बना, वैसे ही सोडियम ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनता है। ये सभी जो धातु ऑक्साइड है ना, इनकी रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारकीय होती है, क्षार के जैसे ये व्यवहार करते हैं। यानी कि अगर हम इनका पीएच मान निकालें ना, तो इनका पीएच मान कितना होने वाला है, 7 से अधिक होने वाला है, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और ये कौन से लिटमस का रंग बदलने वाले हैं, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और जो भी धातु ऑक्साइड है, ये लाल लिटमस को बदलने वाले हैं नीले रंग के लिटमस में। तो क्योंकि इनकी प्रकृति क्षार के जैसा है ना, तो ये क्षार का गुण दिखाते हैं, लाल लिटमस को नीला करना और पीएच जो है ना वो 7 से अधिक होना। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड हो गए क्षारकीय। लेकिन यहाँ पर जो हमने ये 2 उदाहरण लिखे हैं ना धातु ऑक्साइडों के, कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये हो गया एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और दूसरा हो गया जिंक ऑक्साइड। ये वैसे धातु ऑक्साइड है ना जो थोड़े से अलग गुण दिखाते हैं। और कैसे गुण दिखाते हैं कि
ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल प्रदान करते हैं। और ये उदाहरण कौन से हो गए? यही दोनों जिन्हें हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये धातु ऑक्साइड हैं, लेकिन इनके पास क्षमता है कि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सके। और ध्यान क्या देना है कि ये दोनों जो है ना, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन इनके पहले जिनके बारे में हमने लिखा यहाँ पर कौन कौन सा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक कॉपर ऑक्साइड, ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? तो क्योंकि इनकी प्रकृति क्षारकीय है ना, तो सामान्यतः जो भी धातु ऑक्साइड है ना, वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, वो क्षारकों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये क्षार और अम्ल अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण, और लवण जल बनेगा। तो यहाँ पर हम इनकी कहानी देखते हैं। अब कहानी में ये है कि अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएं ना किसी अम्ल के साथ, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिकम HCl के साथ, तो अभिक्रिया होगी, लवण बनेगा जिसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनने वाला है? जल। तो हम लिख देंगे जल का सूत्र H2O। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जो कि सारे धातु ऑक्साइड कर रहे हैं, किंतु एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक और अभिक्रिया करता है, और वह अभिक्रिया है क्षारक के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सभी धातु ऑक्साइड ऐसा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसीलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये दोनों तरह से अभिक्रिया कर सकते हैं, अम्ल और क्षारकों के साथ। तो ये हमने अम्ल का पढ़ा, और ये क्षार का है। और क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी एक लवण बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और साथ में क्या बनना है? जल। तो बन जाएगा H2O। तो ये दो उदाहरण याद रखना है, किनका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, जबकि सामान्यतः क्या होता है कि जो क्षार है ना, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का हमने तो एग्जाम्पल डिस्कस किया। अगर हम किसी और क्षारक का भी उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम अभिक्रिया देखेंगे ना, तो यह तो धातु ऑक्साइड है, यानी कि एक किसके जैसा व्यवहार करने वाला? एक क्षार के जैसा व्यवहार करेगा। और यह जो है ना, अभिक्रिया करने वाला है बस अम्ल के साथ। ये धातु ऑक्साइड किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है, केवल अम्ल के साथ ही करता है। किंतु ये दोनों जो हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये अपवाद हैं, और ये अम्ल क्षारक दोनों के साथ ही अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखनी है कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जो बनते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, वह जल में अघुलनशील हैं, यानी कि जल में आसानी से घुलते नहीं हैं। किंतु जो घुलनशील हैं वो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार, और इसीलिए इनका जो व्यवहार है ना, वो क्षारकीय होता है, और ये क्षार के जो भी गुण हैं वो दिखाते हैं। जैसे कि हम उदाहरणों के द्वारा देखें तो सोडियम ऑक्साइड, ये हो गया धातु ऑक्साइड Na2, और यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। जब इसे हम जल में डालेंगे, यानी कि जल के साथ जब अभिक्रिया होगी, तो यह जल में घुल जाता है और क्षार बनाता है, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्योंकि यह जलीय विलयन बन गया ना इस क्षार का, तो हम ब्रैकेट में AQ लिखते हैं। उसी प्रकार से पोटेशियम ऑक्साइड K2O, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह भी जल में घुलनशील है, और यह जल में घुलकर जो क्षार बनाता है उसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी भी ब्रैकेट में हम AQ लिखेंगे। तो जो सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ये वैसे धातु ऑक्साइड हैं जो क्या है? जल में घुलनशील है, और ये क्षार बनाते हैं। आगे कुछ और बातों को हम जानेंगे, जिससे पता चलेगा कि सभी धातु जो है ना, वो एक समान अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि कुछ धातु तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, और इसी में सोडियम और पोटेशियम इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि अगर इनको खुले में रखा जाए तो ये आग पकड़ लेती हैं। तो इसीलिए सुरक्षा और अचानक आग से बचाने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम पोटेशियम खूब तेज़ी से अभिक्रिया कर रही हैं। दूसरी तरफ ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड जैसी जो धातुएं हैं, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, लीड जैसी जो धातुएं हैं, यहाँ पर ये इन पर क्या होता है कि ऑक्साइड की पतली परत जो है वो चढ़ जाती है।
और इससे फ़ायदा क्या होता है ना इन धातुओं को, इसका लाभ यह है कि ये धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी कारण से हमें मैग्नीशियम रिबन जो है ना, ये मैग्नीशियम, इस रिबन को जलाने से पहले साफ़ करना होता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर ऑक्साइड की परत है ना, तो ऑक्साइड की परत उसको और जलने नहीं देती है। लोहा का अगर हम स्थिति देखें तो ये जो आयरन है, लोहे का चूर्ण है, उसको अगर आग में हम डालें ना तो तेज़ी से चलेगा, लेकिन हम लोहे का एक बड़ा सा टुकड़ा आग में रख देना, जैसे कि ठठेरा यानी कि जो लोहार काम करते हैं, जो लोहे के हथियार बनाते हैं, अगर हम उनको काम करते हुए देखें ना तो लोहा बस गर्म हो जाता है और बहुत गर्म होने से ना वो लाल रंग का दिखने लगता है। तो लोहा का पाउडर यानी चूर्ण जलता है, किंतु साबुत ठोस आयरन जो है वो बस गर्म होता है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम कॉपर तांबा को गर्म करें तो उस पर कॉपर 2 ऑक्साइड की काली परत जो है वो चढ़ जाती है। सिल्वर तथा गोल्ड यानी कि चांदी और सोना, ये अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यह जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि सभी धातु जो है वह ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया है, इस ऑक्सीजन के साथ एक समान रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस अभिक्रिया को समझने के बाद कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो है ना ऑक्सीजन के साथ वह अलग अलग है। और इसी का एक और हम उपयोग में लाते हैं इस ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलने की जो अभिक्रिया है वह यह है कि एल्यूमिनियम, जैसे कि हमने इस उदाहरण में देखा कि एल्यूमिनियम के ऊपर भी ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं ना कि इस पतली परत को ना जानबूझकर मोटी ऑक्साइड की परत बनाते हैं। और इससे होता क्या है कि ऑक्साइड की परत बन जाने से एल्यूमिनियम को संक्षारण से सुरक्षा मिलती है, यानी कि यह और ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। और ऐसे जो भी बर्तन हम बनाएं ना जिन पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत हो, या कुछ भी हम मशीन बनाएं उसके पुर्जे बनाएं, तो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। और इस ऑक्साइड परत को रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण, एनोडाइजिंग कहते हैं। तो अपने से तो पतली परत बनती है, यानी कि वायु के संपर्क में आने पर, लेकिन हम रासायनिक अभिक्रियाएं कर कर उस परत को मोटी कर सकते हैं, जो संक्षारण से सुरक्षा देती है, और उसको रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं जैसे सजावटी सामान जो है वह भी बनाए जा सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और ये दूसरी अभिक्रिया है कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जल यानी कि हमारे पास एक हिस्सा जो है ना वो हमेशा हम H2O लिखने वाले हैं। जैसे पिछले बार हमने हर एक हिस्से में क्या लिखा था? O2 लिखा था, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया थी तो हम ऑक्सीजन लिख रहे थे। और इस बार जो अभिक्रिया है वह जल के साथ है, तो एक हिस्सा हमेशा हमारा क्या होगा? जल। और एक तरफ क्या होने वाला है? हमारे पास कोई धातु, जैसे कि मान लेते हैं कैल्शियम हो गया, और इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होगी धातु और जल की आपस में, तो बनता है धातु ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। यानी कि यहाँ पर जो भी धातु ऑक्साइड बनेगा उसके साथ बनने वाली है हाइड्रोजन गैस। हम ब्रैकेट में लिख देंगे जी, जिससे पता चले। और वैसे यहाँ पर ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन साथ में क्या होता है ना कि ये जो अभिक्रिया है वो जल में हो रही है, तो जो भी धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है ना, वो आसानी से जल में घुल जाते हैं और जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो अगर घुलनशील धातु ऑक्साइड है तो अभिक्रिया वहीं तक नहीं रुकती है, वह आगे बढ़कर धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाती है। किंतु यह भी याद रखना है कि सभी धातु जो है ना वह आसानी से जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। हम उदाहरणों के साथ समझेंगे कि कुछ ठंडे जल के साथ, कुछ गर्म जल के साथ, और कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जल वाष्प के साथ। तो जैसे कि यहाँ पर आ ही गया है कि पोटेशियम तथा सोडियम जो है वह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और यह अभिक्रिया तेज होती है, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जो हाइड्रोजन गैस बनता है ना वो तुरंत जल जाता है, यानी कि प्रज्वलित हो जाता है। और हाइड्रोजन गैस कैसे बनी? यहाँ पर धातु ऑक्साइड जो हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो अगर हम इस अभिक्रिया को लिखें तो हम लोग लिखते हैं पोटेशियम, और अभिक्रिया होने किसके साथ है? जल के साथ अभिक्रिया है। हम लोग इस अभिक्रिया को संतुलित भी करेंगे बाद में। और इस अभिक्रिया को होने से क्या बनने वाला है? क्योंकि पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलनशील है ना, तो यह पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। और अगर अभी हमें संतुलित करना है तो हम
इस प्रकार से कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा तो हमें बराबर दिख रही है, पोटेशियम भी बराबर दिख रहा है, गड़बड़ कहाँ है? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन को हम किस प्रकार बराबर करें? एक तरफ 2 है, दूसरी तरफ जो है ना कुल मिलाकर 3 है, 1 और ये 2 3। तो हम किस प्रकार बराबर कर सकते हैं कि हम 3 को 4 बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, यहाँ हम सामने अगर 2 लिख देते हैं तो ये भी हो गया 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन भी क्या हो गया है? 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन खुद ही 2 हो गया। लेकिन पोटेशियम भी 2 हो गया है, तो हम पोटेशियम के सामने 2 यानी कि 2 लिख देंगे और ये पूरी अभिक्रिया जो है ना ये क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सोडियम भी अभिक्रिया करता है, यानी कि अगर हम सोडियम की भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया लिखें ना तो इस पोटेशियम के जगह हमें बस लिखना है सोडियम और साथ में हम जल लिखेंगे और KOH के जगह हमें क्या लिख देना है? NaOH और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा भी उत्पन्न होने वाली है। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन थोड़ी धीमी अभिक्रिया होती है और यह जो अभिक्रिया है ना वो हाइड्रोजन को जलाने के लिए इतनी मात्रा में नहीं होती है, कम होती है, पर्याप्त नहीं होती है। तो कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है और यह भी मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है ना वह जल में घुलनशील है, इसीलिए सीधा यहाँ पर धातु हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। अब ये दोनों क्यों बने? क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि यही धातु ऑक्साइड अगर जल में घुलनशील है ना तो वो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी। अब होता क्या है ना कि ये अभिक्रिया जिस माध्यम में होती है ना, यहाँ पर हम समझते हैं कि ये अभिक्रिया हो रही है, हमने इसमें जल लिया और इस जल में क्या डाला? कैल्शियम। तो जब अभिक्रिया होती है ना तो एक गैस बनती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस और ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है ना कि कैल्शियम के साथ चिपक जाता है, इसके जो बुलबुले हैं, और कैल्शियम जो है ना वो पानी में तैरना शुरू कर देता है क्योंकि गैस के बुलबुले चिपक गए हैं। अब मैग्नीशियम के गर्म जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं तो मैग्नीशियम जो है ना वो शीतल जल यानी ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया होती है गर्म जल के साथ। और यह किस प्रकार अभिक्रिया करता है? हम इसको लिख लेते हैं मैग्नीशियम जल, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना यह भी जल में घुलनशील है, तो यह सीधा बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनती है जो गैस उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अभिक्रिया है ना ये बिल्कुल कैल्शियम के जैसे ही है, दोनों में ही हाइड्रोक्साइड बना है और दोनों में ही हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है यानी कि उत्पन्न हो रहा है। और दोनों स्थिति में क्या है ना कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है ना, इस कैल्शियम के साथ जो है इसके सतह पर वो चिपक जाता है, ये जो कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम इनकी सतह में चिपक जाता है और ये दोनों जो है ना अपने विलयन में तैरना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जल के साथ किस तरह ये धातुएं अभिक्रिया कर रही हैं। आगे हम कुछ और धातुओं के नाम पढ़ते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है ना, कौन कौन से? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन यह भाप का मतलब क्या हो गया कि जल है लेकिन यह अपनी गैसीय अवस्था में भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये तीनों ही भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब जैसे एल्यूमिनियम जब भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो हम ब्रैकेट में ना जल वाष्प को दिखाने के लिए वाटर वेपर के लिए G लिखेंगे और अभिक्रिया करके क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड जिसका नाम है Al2O3 और हाइड्रोजन गैस, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा। और अगर ये घुलनशील हुआ तो जल में घुलकर क्षार बनाएगा। इसी प्रकार से आयरन यानी कि जो लोहा है वह भी जल के साथ उसके वाष्प अवस्था मतलब गैसीय अवस्था में अभिक्रिया करता है और बनाता है आयरन ऑक्साइड जिसका सूत्र है Fe3O4 और यह ठोस अवस्था में रहता है, घुलनशील नहीं है इसीलिए ठोस रह जाता है और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ये जो एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक जो है ना यह किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। और यहाँ पर जो हमें लिखना है वो हम लोगों ने यहाँ पर इस अभिक्रिया में देखा, ये एल्यूमिनियम की भाप के साथ अभिक्रिया,
या लोहा यानी कि आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया। जिंक के साथ भी ऐसे ही होगा, जिंक है, जल के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया होगी और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। किंतु लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसीलिए अगर हम सोने के गहने पहने ना तो हम कितना भी नहाएं या अंगूठी पहनकर कपड़े साफ करें, ये जो है ना वो खराब नहीं होते हैं। तो इनकी अभिक्रिया नहीं करने के लिए का हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो अभी तक हमने 2 अभिक्रियाएं जो है यह पढ़ी हैं।